नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के साथ खत्म हुआ। पहले दिन जहां विपक्ष ने कई किसानों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने भी आंकड़ों के साथ विपक्ष को जवाब दिया। पहले रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। सदन में किसानों के मुद्दे की गूंज एक बार फिर सुनाई दे। इनेलो विधायक ने किसानों के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। इस किसान को एक साल आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने लगातार बॉर्डर पे बैठा करके रखा। एक प्रस्ताव इस सरकार की तरफ से आया था। मुख्यमंत्री सभा में, सदन में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। जब ये कृषि के 3 काले कानून बने थे और हम जब इसका विरोध कर रहे थे, हम इस पे जब चर्चा चाहते थे कि इस पे चर्चा हो, तो मुख्यमंत्री सभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और कहने लगे थे कि इस पे चर्चा करवा लो। उस दिन ये कांग्रेस के साथी तो चर्चा करने की बजाय वॉकआउट करके चले गए थे। जो आज जो कानून वापस हो गए, जिस तरह से आज ये कहा गया सरकार की तरफ से कि हम मुकदमे वापस लेंगे, अच्छी बात है। मुकदमे सरकार को वापस लेने चाहिए, क्योंकि उनके गलत फैसले की वजह से मुकदमे दर्ज हुए थे। जहां मुकदमे वापस हो वहां उनको मुआवजा मिले, और मुआवजे के साथ साथ इस सदन के अंदर जो 715 किसान हरियाणा की भूमि पे शहीद हुए, उनके लिए स्मारक बनाए जाएं और उसके साथ साथ उनके नाम भी उन शहीदों की श्रेणी में जोड़े जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद बलबीर सिंह। उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई ठीक फैसला ले। दूसरी ओर कांग्रेस ने सदन के अंदर शिक्षा का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मेवात के 101 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। पिछले 5 सालों में टीजीटी जो भर्ती करी है वो 619 है और पीआरटी 619 है, पीजीटी 150 है, टीजीटी 272 है। जबकि इनमें जो रिक्त स्थान है वो है 573, 918 और 2527। हजारों की संख्या में शिक्षक नहीं है और भर्ती हो रही है 5 सालों में सिर्फ इतनी सी। आप देख सकते हो कि इसकी गंभीरता क्या है। और यहां आकांक्षावान जिला बनाने के बाद भी इस जिले में शिक्षक जो है वो नियुक्त नहीं किए जाते। एक बात और है, जो शिक्षक थे भी वहां, उनका भी तबादला कर दिया गया वहां से। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कैडर 2013 में मेवात कैडर इन्होंने बनाया था, ये बात तो सही है कि कैडर तो इनके टाइम में बना था, लेकिन भर्ती इनके टाइम में कोई नहीं हुई। इनके टाइम में भी 325, 2012 से लेकर 2015 तक 375 लोगों की भर्ती। हमारे टाइम में 1225 की भर्ती हुई। लेकिन फिर भी मैं इसको कोई वो नहीं, तो उन्होंने बात की, इस करके मैं उनकी बात कह रहा, जो उन्होंने बात कही कि हमने ये किया था। पर लेकिन मैं मानता हूं कि वाकई टीचर की बहुत कमी है। जो इन्होंने स्कूल खाली बताया, स्कूल खाली कोई नहीं है। 101 स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल एडजस्टमेंट करके सब स्कूलों में टीचर हैं। वो 101 स्कूल है जहां है नहीं, लेकिन वहां भी है। तो सदन में गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा भी उठा, जहां कांग्रेस विधायक मामन खान और मोहम्मद इलियास ने मुख्यमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। गुरुग्राम में नमाज के मुद्दे को मोहम्मद इलियास ने कुछ इस तरह उठाया। अफसोस की बात है, हम इससे पहले ये समझते रहे थे कि कुछ पार्टियों के लोग गलत अनासिर जो है आज हमारे जो है वो धार्मिक उसमें धर्म में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये, आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी और उनका बयान जो है बड़ा खेदपूर्ण जो बयान जो उन्होंने किया, तो हमें ये पता लगा कि उस वक्त हमें अफसोस हुआ, काश अगर हम उस वक्त नहीं यहां जाते तो आज हमें ये दुख झेलना नहीं पड़ता। हम तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से ही दरखास्त कर सकते, निवेदन कर सकते, मुख्यमंत्री जी
हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे। कृपा करके हमारे धर्म की रक्षा करो और उनके साथ गलत तनासर के साथ उनको सजा दो। आप हमें नमाज पढ़ने के लिए मेहरबानी करके, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे देश का कोई हिस्सा है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उसमें ये बाकायदा मौलिक अधिकार हमें सब जातियों को दिए हुए थे, जिसमें हम भी शामिल है। कृपा करें हमें नमाज पढ़ने की इजाजत गुड़गांव में भी दी जाए, पूरे देश में दी जाए। वहीं कांग्रेस विधायक ने एनटीपीसी थर्मल प्लांट में पानी की टंकियों के रिसाव का मुद्दा उठाया और 550 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि खराब होने पर सरकार से जवाब की मांग की। हमारा जो है पूरी तरह से इतना बुरा हाल हो रहा है, ये पानी का जो रिसाव है और जो कहते एक साल कहा, पिछली बार सदन के अंदर कहा था कि ये पानी की निकासी हो जाएगी। सारे दादरी के अंदर, पूरे के पूरे भिवानी के अंदर, पूरा तोशाम के अंदर ये हालात ऐसे हैं। गांव के अंदर दादरी में तो है, ये तोशाम में है दिनोद, बापुड़ा, बीरन और मीरान। अभी तक पानी जो है इन गांव से नहीं निकला है। पिछली बार सदन में कहा गया था कि ये पानी निकालेंगे, अभी तक नहीं निकला है। मेरे तोशाम हल्के के अंदर मीरान गांव के अंदर वहां केनॉल पूरा का पूरा जो वहां की वो जो है वो टूटी पड़ी है। 20 बारी जो है हमने शिकायत कर ली है, लेकिन वहां पानी का जो इतना खराबा हो रहा है, अभी तक जो है वो जो है सही तरीके से नहीं हुआ। तो उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि वो पूरी तरह से ठीक करवा दीजिए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होएगी। पानी जो है सुंदर ब्रांच के अंदर, पिछली बार जब मैंने ये बात उठाई थी तब ये कहा गया था कि पूरा पानी आ रहा है, लेकिन सुंदर ब्रांच के अंदर जो है 7 दिन पानी जो चलना चाहिए वो 7 दिन पानी नहीं चल रहा। वहां पे केवल 3 दिन पानी चल रहा है। अगर ये 3 दिन पानी वहां चलेगा तो पिछली बार जो हालात हुए थे फिर दोबारा से वही हालात हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, विधानसभा सत्र के पहले दिन जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कार्रवाई के पहले दिन ही हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2021 पास करवाने में सफल रही। चंडीगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रवि काली रमन के साथ मोहित की रिपोर्ट। तो विपक्ष ने अहम मसलों को प्रमुखता से उठाया, एक तरह से जन जन की आवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने भी आंकड़ों के साथ विपक्ष को जवाब दिया है। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ अमित नेहरा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ शिक्षाविद विकास यादव, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विजयपाल अहलूवालिया बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद चाहलका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विजयपाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, कितनी खास और कितनी महत्वपूर्ण रही आज का ये चर्चा, आज की ये महत्वपूर्ण दिन जहां पर फ्रूटफुल डिस्कशन हुई या नहीं हुई, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से आज का दिन एक सार्थक बहस का विषय था। विपक्ष ने भी अपने विषय रखे और सभी विधायकों ने जिनके प्रश्न लगे हुए थे उन्होंने भी अपने प्रश्न पूछे। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने उनके उचित जवाब दिए और आज इस स्वस्थ लोकतंत्र के तहत सारे विषयों पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय का जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ। और इन चर्चाओं के अंदर एक बात सबको समझ में आ गई, सरकार सुधार की तरफ बढ़ रही है। जब सुधार होता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं आलोचना भी होती है। स्वस्थ आलोचना करने का विपक्ष का पूरा अधिकार है, लेकिन निश्चित रूप से जो सुधार होंगे इसमें सरकार जनता के प्रति आगे बढ़ाने के कार्य करेगी और जनता का विश्वास बना रहे और जनता को आगे विकास के रास्ते खुले, इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार कर रही है। हमारे साथ खालिद चाहलका भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। खालिद चाहलका जी, कितना महत्वपूर्ण आज का ये पहला दिन रहा, कितनी फ्रूटफुल ये बहस रही, किस तरीके से देख रहे हैं? विधानसभा सत्र चालू हुआ, एक समय था, इसको समझना पड़ेगा कि एक समय था 2014 से पहले जब विपक्ष सरकार के लिए
एक मार्गदर्शक हुआ करता था, मतलब वो सरकार की कमियां बताता था, सरकार उन पहलुओं पे काम करती थी। लेकिन 2014 के बाद इस देश की राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड चेंज हुआ। जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो कहते हैं कि हमको विपक्ष मुक्त देश और प्रदेश चाहिए। वो तो यहां तक करते हैं कि अपने लोगों को, जो महत्वपूर्ण लोग हैं पार्टी के, उन लोगों को उठा के मार्गदर्शन मंडल बना दिया जाता है। जब हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मौजूदा सरकार ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन किसी भी तरह से आप प्रदेश के लोगों के मुद्दों को दबा नहीं पाएंगे। इस समय प्रदेश में स्थिति क्या है, आप कोई एक क्षेत्र उठा के देख लीजिए। सबसे सेंसिटिव मुद्दा इस समय जो चल रहा था ईएसजी, किसानों का आंदोलन था, आंदोलन समाप्त हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पंजाब में अपने किसानों को, उनको मुआवजा भी दिया, उनको आइडेंटिफाई करके उनको नौकरियां भी दी। ठीक है, अब हम हरियाणा की बात करते हैं। जहां पंजाब में संख्या 400-500 है, वहां हरियाणा में मात्र 100 के नीचे संख्या है। सरकार उनको मुआवजा नहीं दे सकती, एक सम्मान राशि उनको नहीं दे सकती। तो ये सरकार के काम करने का ढंग है। अब दूसरे मुद्दे आप उठा लीजिए। आप कृषि में आप जाएंगे तो जब आपने इस कुछ समय पहले आपने देखा, जब इस प्रदेश में वो खाद की किल्लत जो चल रही है वो आगे तक रहेगी रेगुलर, वो तब तक रहेगी जब तक लोगों से आप बिल्कुल तौबा नहीं करवा देंगे। और लगातार सरकार की साजिश है। अगर खाद की किल्लत है तो आपने देखा कि एक खाद का कट्टा लेने के लिए आपको डीएम की पर्ची लानी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिसको हम डीसी कहते हैं, डीएम भी कहते हैं, उसकी पर्ची से आपको खाद मिलता है। ये किसानों की स्थिति थी। अब आप रोजगारों की बात कर लीजिए। रोजगार की अगर बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा जहां 2014 में पूरे देश में टॉप पे हुआ करता था, आज पूरे देश में सबसे नीचे है रोजगार में। ये हमारी रोजगार की स्थिति है। आप कहते हैं कि हम आपको रोजगार में आरक्षण देने वाले हैं, सरकार कहती है, सरकार का सहयोगी दल जेजेपी भी कहता है कि हम आपको आरक्षण देने वाले हैं। लेकिन आरक्षण तो आप तब देंगे जब आपके पास रोजगार होगा। बिना रोजगार कहां से आरक्षण देंगे आप? जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आरक्षण का सवाल कहां से पैदा होता है? जब आप कोरोना काल में आप चल रहे थे तो कोरोना काल में आपने देखा सरकार की किस तरह की व्यवस्था रही, जिसका एक दल कहीं पे अवैध रजिस्टर करा रहा था तो उसी दल के लोग कहीं पे अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे। मतलब आपने देखा कि पिछले 7-8 सालों से जो स्थिति प्रदेश की है, आप सिर्फ जनता विरोधी नीतियों में काम कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो विधानसभा में इस बार जा रहे हैं, हम सवाल करेंगे किसानों के लिए, हम सवाल करेंगे इस प्रदेश के युवाओं के लिए, हम सवाल करेंगे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के लिए, हम सवाल करेंगे इस प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के लिए। पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय गुलिया जी, किस तरीके से आज पहले दिन को आप देख रहे हैं, कितना फ्रूटफुल ये डिस्कशन हुआ, कितनी महत्वपूर्ण आज बहस हुई, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, वो हुई क्या? देखिए, ये तो मैं एक चीज मानता हूं कि विपक्ष को अपनी आवाज उठानी चाहिए और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए, जो कि आज हुआ। अब देखिए, विडंबना है मेरे देश की, मेरे प्रदेश की। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथी प्रवक्ता उस बात पे चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में ये किया, हरियाणा में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैं तो दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में, समूचे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अनस्थित अगर कहीं फसलें खरीदी जा रही हैं तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर खरीदी जा रही हैं। ये किस बात की बात कर रहे हैं? अगर इनको विरोध करना था खालिद भाई को, तो तख्ती लेकर के जाते राजस्थान विधानसभा के बाहर, जहां बाजरा 1100 था और मेरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर उसका भाव 2200 रुपए था। विरोध तो वहां करना चाहिए था कि हरियाणा में किस बात का विरोध करें। ये लोग तो विरोध करने के नाम पे सिर्फ विरोध कर रहे हैं। इनसे एक सवाल पूछ लो मेरी तरफ से कि हुड्डा साहब 2005 में जब मुख्यमंत्री बने हरियाणा प्रदेश के, तो उसके बाद तुरंत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी और उसको उस कमेटी के, उस मुख्यमंत्री की कमेटी के चेयरमैन थे हुड्डा साहब। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। जो लागू नहीं किया उस रिपोर्ट को, जो दबा करके रखा उस रिपोर्ट को, किसान का नुकसान किसने किया ये बता दें। पंजाब में ज्यादा भाव। लेकिन अजय गुलिया जी, कांग्रेस ने सवाल, लेकिन कांग्रेस ने सवाल तो किसानों को मुआवजा देने को लेकर उठाया है ना, किसानों की बेहतरी के लिए उठाया है कि किसानों पर आप ध्यान दीजिए, पंजाब की तर्ज पर आप मुआवजा दीजिए, बेहतर स्थिति में उनको रखिए। ये तो उठाया नहीं सवाल की फसलों पर आप खरीद नहीं कर रहे, और उसमें भी नोकझोंक हो सकती है। देखिए, इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। कौन बेहतर काम कर रहा है, बातें बेहतर नहीं, काम बेहतर होना चाहिए, काम पे चर्चा होनी चाहिए। ये काम पे चर्चा करें ना। इनके समय में इंडस्ट्रीज का क्या हाल था,
आज ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि मारुति हरियाणा प्रदेश से जाएगी। मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं कि खरखोदा में मारुति बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा प्लांट लेकर के आ रही है। ये लोग सिर्फ दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। इनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करो ना। ये लच्छेदार भाषण देने की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी ने किसी को गाइडलाइन किया। ठीक है, पहले शुरुआत में एक एक वक्तव्य ले लेते हैं। ठीक है। ओंकार जी, किस तरीके से आज के पहले दिन को आप देख रहे हैं? खुराना जी, देखो, लोकतंत्र की एक अच्छे लोकतंत्र की सफलता इसमें है कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने में अब तक असफल रही है। और भाई अभय सिंह चौटाला जी ने 15 प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, जिनको बिना किसी कारण के उन्होंने नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सारे प्रस्ताव थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बिना किसी कारण को बताए ये प्रस्ताव उनके नामंजूर कर दिए गए। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने बोला कि सीएम साहब एक प्रस्ताव लेके आए थे कृषि कानूनों के बारे में। अब कृषि बिल रद्द हो चुकी है। 1 साल तक किसानों को सड़कों पर बैठाए रखा, उसका जिम्मेवार कौन? इसके केस वापस कर लिए, और वो करने भी चाहिए थे। जो किसानों पे दर्ज केस थे वो सरकार की गलती से ही दर्ज हुए थे। अगर सरकार इनको सड़कों पर ना बिठाती तो केस दर्ज ना होते। लेकिन उन केस वापसी के साथ साथ मुआवजा देने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? और मुआवजे के साथ एक बात और है, 715 किसान शहीद हुए, उनके लिए स्मारक के लिए जगह देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी बातें सरकार के लिए, लेकिन ये सरकार कैसी है? ये सरकार बात भी मानती है, लेकिन बहुत दूर तक जाके मानती है, अपनी मर्जी से मानती है, जनता के प्रयास से नहीं मानती। आज का दिन अगर देखा जाए तो सार्थक विपक्ष के हिसाब से कुछ नहीं हो पाया इसमें। और मैं बताना चाहता हूं, पेपर लीक के मामले के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। बेरोजगारी, महंगाई, ये बहुत मुद्दे हैं। और मैं अभी अजय गुलिया जी की बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि आज इनको स्वामीनाथन आयोग को लागू करने से कौन रोक रहा है? उन्होंने तो लागू नहीं किया। जो गलती उन्होंने करी वही आप दोहरा रहे हो। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आप बीजेपी और जेजेपी को मौका क्यों मिलता? कांग्रेस में बुराइयां थी, इसीलिए तो आपको मौका मिला। आप जब भी आपसे भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो आप भूतकाल में चले जाते हो, कांग्रेस के ऊपर चले जाते हो, नेहरू के ऊपर चले जाते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर चले जाते हो। मसलन ये है कि आप आंकड़े देख के जनता का पेट नहीं भर सकते। वास्तविकता ये है कि प्रदेश के हालात बहुत माड़े हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, पेपर लीक मामले में भी हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। कोई नया उद्योग नहीं है। और जेजेपी पार्टी कहती है कि हम 75% नौकरियां निजी उद्योगों में लागू करेंगे। अगर निजी उद्योग लगेंगे तभी तो लागू करोगे। कौन सा निजी उद्योग इन्होंने बड़ा लेके आए? तो ठीक है ओंकार जी, नौकरियों के नाम पर ये जीरो है। अमित नेहरा जी, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तालमेल को आप देख रहे हैं? किस तरह से इस भूमिका को देख रहे हैं जो इस लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, सत्ता पक्ष भी उन मुद्दों पर काम करे जो विपक्ष लगातार उठाता है? देखिए, यस, काफी हद तक ये जो सत्र रहा पहले दिन का, बाकी जो पहले सत्र होते आए हैं उसी तरह का था कमोबेश। कोई नई बात देखने को नहीं मिली इसमें। आज जो ये मुद्दे हैं, जैसे अब किसानों पे बात चल रही है तो बहुत इस पे चर्चा हो चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया था पिछले साल 6 नवंबर 2020 को, तो उस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए थी कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर हो गया है ये मामला तो उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि अभी कानून तो अस्तित्व में रहे नहीं, तो प्रस्ताव तो रहेगा ना, आशास्पद सी बात रहेगी। विकल्प को कोई देखेगा विधानसभा की कार्यवाही तो उसमें धन्यवाद प्रस्ताव मिलेगा लेकिन कानून नहीं मिलेंगे उसके। तो एक तो वो रद्द करवाना चाहिए इसमें एक करके, जैसे कानून वापस लिए थे संसद में, इसी तरह वो प्रस्ताव भी रद्द करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है शिक्षा का, तो देखिए इसमें ये हम नहीं कह सकते कि शिक्षा की बदहाली के लिए वर्तमान सरकार दोषी है। ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर शिक्षा का अगर इतिहास देखें तो एक स्थिति है 1980 से पहले के हरियाणा की, एक है 1980 के बाद के हरियाणा की। 1980 से पहले क्या था कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही कम थे, नाम मात्र के थे।
उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों का जंजाल उगना शुरू हो गया। सरकार ने भी आके मूंद ली सरकारी शिक्षा में। आज अगर देखें जी, तो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या अमीर परिवार हैं, उनके कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं? आज सिर्फ जो सरकारी शिक्षा है वो निर्धन और जो समाज का जो निचला तबका उस तक सीमित होगी, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं रहा कि आप क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी सरकारों को और विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं। हालांकि एक मुद्दा ये भी बड़ा दिलचस्प आया है कि 101 स्कूल तो ऐसे जिनमें शिक्षक ही नहीं है, तो स्कूल का है कि हुए वो, लेकिन वो तात्कालिक मुद्दा नहीं कह सकते। पिछली बार भी भर्तियों जो शिक्षकों की कमियां थी वो रही हैं, लेकिन इस पे तो एक उद्योग जो बन चुका है ना, एक शिक्षा जो प्राइवेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, तो उसको खत्म करना होगा, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यापारीकरण एक उद्योग हो चुका है इसका। अब बात आती है उद्योग की। देखिए, उद्योग में जो हरियाणा की भौगोलिक स्थिति है वो दिल्ली के पास है, एयरपोर्ट पास है, फर्टाइल लैंड है, समतल वो जगह है यहाँ पे, तो सबसे अनुकूल मैं तो कहूंगा पूरे देश में हरियाणा एक इंडस्ट्री के लिए सबसे अनुकूल जगह है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 6-7 साल में कोई नई इंडस्ट्रियल जो एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है सरकार के द्वारा। भाई आप नए सेक्टर कैसे बनाओगे? जो पुराना एक्विजिशन है आप उसमें तो इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप नई जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हो। आपने अभी देखा होगा, कल परसों एक खबर आई थी सेंटर की कि भारत सरकार जो चिप इंडस्ट्री, जो चिप होती है और सेमीकंडक्टर वगैरह, उनके लिए 75,000 करोड़ निवेश करने जा रही है भारत सरकार यहां स्वदेशी बनाने के लिए। तो ये हरियाणा के पास एक बेहतरीन मौका है, इसको लपक लेना चाहिए कि यहां पे आप प्रोवाइड करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रपोजल जाए भारत सरकार को कि हम तैयार हैं काम को करने के लिए, कि तो जब निवेश आएगा भारत सरकार भी इच्छुक होगी। भाई दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये एक हरियाणा के लिए मैं तो कहूंगा वरदान है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है कृषि सुधार। अब एक मिनट, यस जी, एक ये सभी के लिए है। आज के दिन हम देख रहे हैं कि पूरे देश में और खासकर हरियाणा में यूरिया की मारामारी है, लेकिन इफको जो एक सरकारी या सहकारी संस्था जिसको कह सकते हैं, तो एक नई इनोवेशन है पिछले 3-4 साल से नैनो यूरिया करके। उसका ये है कि आप आधा लीटर नैनो यूरिया को 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा इफेक्टिव है। एक कट्टा जो 45 किलो का आता है यूरिया का, वो आपको 500 ml की सीसी काम चल सकता है। उससे उत्पादन भी ज्यादा होता है, प्रदूषण भी कम होता है और फसल बढ़िया होती है उससे। तो सरकार अपने लेवल पे इस पे प्रचार करे, और विपक्ष का भी एक काम है कि इसके बारे में ज्यादा जागरूकता, हम पत्रकारों से भी आह्वान करते हैं, हम समाज के जो भी बुद्धिजीवी उनसे भी ये कहते हैं कि जो नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें ताकि किसानों का भला हो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने विधानसभा में उठनी चाहिए कि आप इन चीजों को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को जानकारी बढ़े। और इस पे हरियाणा सरकार सब्सिडी भी दे थोड़ी बहुत, ताकि हरियाणा कृषि प्रधान भी राज्य है, तो कृषि का भी भला हो। ठीक है, हमारे साथ विकास यादव हैं, शिक्षाविद हैं। विकास यादव जी, आज कई आंकड़े निकलकर सामने आए हैं विधानसभा में। चूंकि विधानसभा एक ऐसी जगह है या फिर संसद एक ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई अपनी बात रखता है तो वो बात बहुत सोच समझ कर रखता है, तथ्यात्मक तरीके से रखता है, गलत आंकड़े पेश नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में वहां पर कई बातें रखी गई, जिसमें एक शिक्षा का मुद्दा भी उठा और यहां पर यह आंकड़ा निकलकर सामने आया कि 101 ऐसी जगह है जहां पर शिक्षक ही नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर, इस पहलू को लेकर मैं खुद कई दफा चर्चा भी कर चुका हूं कि किस तरीके से शिक्षा का व्यापारीकरण होता जा रहा है और प्रदेश में क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पढ़ाई की गुणवत्ता के मामले में किस तरीके से आप देख रहे हैं। चूंकि एक रिपोर्ट भी ये सामने आई थी कि 8,777 शिक्षकों की भर्तियां हैं, मतलब पद खाली हैं, होने चाहिए। सरकार इस पर गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। यस जी, आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूं और मैं भी आपके थ्रू, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख पाया हूं। और हमारे पत्रकार जो भाई साहब हैं उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात उठाई है शिक्षा के बारे में। आपको भी ये लगता होगा, हर बार मैं कहता आया हूं कि शायद सरकारों की ये जिम्मेदारी बनती नहीं है और सरकार की जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन नहीं है, वो शिक्षा नहीं है। क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है, वो कुछ और सोचती है। अगर आप आज के टाइम पे
जो सरकारी स्कूलों की स्थिति बनी है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि वो एकदम से नहीं बन गई, उसमें बहुत लंबा समय लगा है। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नया नहीं सोच सकते हैं उसमें कि जितने भी स्कूल खाली पड़े हैं, मान लीजिएगा एक स्कूल के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है और वहां पर सारे शिक्षक मौजूद हैं, आप 2 शिक्षकों की वहां से ट्रांसफर करा के किसी और स्कूल में भेज देते हो जिसमें बच्चे ही नहीं है, तो उन बच्चों का भी नुकसान होता है। जिस स्कूल में ऑलरेडी बच्चे हैं, सारे टीचर होने के बावजूद 2 पद वहां पर अगर खाली पड़े हैं, तो वो सारे बच्चे भी वो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो उसका अनुग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ अब अगर आगे चल के देखोगे, शिक्षा में जितने भी कदम सरकार के थ्रू उठाए गए हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के जो बच्चे हैं, जो सरकारी जो महकमे में काम करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। देखो, आजकल अपने बच्चों को लेकर के हर व्यक्ति सजग है, वो चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और हो भी क्यों ना, वो काम किसके लिए करता है, अपने बच्चे के लिए करता है। अगर आप सरकारी स्कूलों में जाकर के देखोगे तो सरकारी स्कूलों में इतनी ग्रांट आती है, लेकिन उस ग्रांट को सुनियोजित तरीके से लगाने वाला कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है। पैसा इतना बेशुमार आता है, लेकिन अगर आप वहां पर जाके देखोगे बेसिक फैसिलिटी सरकारी स्कूलों में नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बैठने के लिए ठीक तरीके के डेस्क नहीं है, पढ़ाने के लिए बोर्ड नहीं है, जो टीचर है वो अपना टाइम पास करता है चला जाता है, उनको ठीक तरीके से काम कराने के लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारी एससीईआरटी टीम का क्या काम करती है, एनसीईआरटी क्या करती है, उनको क्यों अच्छे तरीके की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। दुर्भाग्य है ऐसे स्कूलों में, ऐसे राज्य में जहां 100 स्कूलों में टीचर ही नहीं है। सोच के देखिएगा वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, और उन स्कूलों में जो ग्रांट आती है, जहां पैसा जाता है, जहां हर खर्चा सरकार उठाती है, वो पैसा किस काम में जा रहा है और वो जा कहां रहा है। सरकार को अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। जब तक शिक्षा में सुधार नहीं आएगा, शिक्षा में सुधार नहीं आएगा, तब तक बड़े बड़े स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स महंगी फीस के साथ आते रहेंगे, उन लोगों को कभी पढ़ने के लिए जगह मिलेगी नहीं। और आप एक बात और देखोगे, हर चीज का सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने से चीजें सुधार में आ रही हैं, उनके लोग उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन ये सरकार अपने स्तर पर क्यों नहीं कर पा रही? सवाल तो यहां पर ये खड़ा हो रहा है ना, जिस तरीके से डाटा आया कि 8,777 शिक्षकों के पद अभी खाली हैं, और कई जिलों का एक ऐसा भी डाटा आया जहां पर जो स्कूलों की हालत है वो जर्जर स्थिति में है, और वहां पर उनको अनसेफ भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी स्कूल कई सालों से चल रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं। सरकारी स्कूल चल रहे हैं, अनसेफ हैं। आप एक बात बताइएगा, क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती करने के लिए क्या टीचर खत्म थोड़ी ना हो गए हैं? अब 8,000 पद खाली है, इस बात का जानकारी सरकार के पास भी, इसका डाटा सरकार के पास भी है, लेकिन बात फिर घूम करके यही आती है कि क्या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है सरकार में जो ये बेड़ा उठाए कि पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा का जो माहौल है उसमें क्रांति लाने की जरूरत है। जब तक शिक्षा में क्रांति नहीं आएगी, हम कितने ही उद्योग, जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की है ना कि वो इस पहलू को और ध्यान दे, सोचें। तो ये सरकार खुद इस बात को स्वीकारते हैं, आज स्वीकारा गया इस बात को कि ठीक है, मैं इस बात को स्वीकारता हूं, कमी है, इस बात को कमी है तो सरकार को ही सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन लोगों की है, तो इसकी जवाबदारी लेगा विजयपाल जी, कई मुद्दे सामने आए हैं, एक एक कर मैं चाहूंगा आप जवाब दें। धन्यवाद प्रस्ताव रद्द होना चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है? जो कृषि कानूनों के हक में लाया गया था कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ये प्रस्ताव रद्द होगा? देखिए, कृषि कानून पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा आज पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां किसानों को गन्ने का 362 रुपए क्विंटल सबसे ज्यादा मूल्य मिलता है, और 11 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जाती हैं। आज हरियाणा के किसान को समान निधि योजना दी जाती है। हरियाणा को मुआवजे के रूप में पूरे देश के अंदर 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा दिया जाता है। आज किसानों को 1140 करोड़ के अगेंस्ट 3962 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिले हैं। अगर खालिद भाई कह रहे थे, पंजाब का उदाहरण दे रहे थे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो किसानों के खिलाफ पंजाब लेकिन विजयपाल जी, एक पहलू पर काम करने से पेट तो नहीं भरेगा ना। कई ऐसे सेक्टर है जिस पर काम करने की जरूरत है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कई और पहलू भी है, इस बात को तो स्वीकारिए। अभी मैं उस विषय पर जा रहा हूँ। खालिद भाई कह रहे थे कि पंजाब की उद्घाटन कर रहे थे कि हमने इतना मुआवजा दे दिया, सभी किसानों को मुआवजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने कह दिया, वेरिफिकेशन हो रही है, सबको मुआवजा दिया जाएगा। अगर वो पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म कर देते, जिसके अंदर किसान को जेल जाने का प्रावधान है, कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी है, वहां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, वहां भी खत्म कर देते। ये बड़ा लंबा विषय, बहुत चर्चा होगी। जहां तक शिक्षा की बात कही,
बहुत महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का, और शिक्षा के लिए सबको चिंतित होना वाजिब है। मैं आपकी जानकारी में दूं कि पहली बार हरियाणा के स्कूलों के अंदर डबल संख्या, हरियाणा के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की बढ़ी है। ये एक रिकॉर्ड की बात है, और निश्चित रूप से जहां स्कूल में टीचर्स की कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, और शिक्षा के अंदर सुधार की आवश्यकता निरंतर रहती है। शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, और उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं। पिछले 10 साल के कांग्रेस के राज और खास भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर शिक्षकों की नियुक्ति देखेंगे, ये सदस्य ज्यादा नियुक्ति हुई है, लेकिन अब भी और नियुक्ति करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हरियाणा सरकार और नियुक्ति करेगी, ये निश्चित रूप से तय है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा के अंदर जो किसानों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो रोजगार के लिए हरियाणा सरकार कदम उठा रही है, ये सराहनीय कदम है। मैं आंकड़े से तहत कहना चाहता हूं, हुड्डा सरकार में पीटीआई आप इस पहलू को लेकर बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जिन स्कूलों के कमरों को अनसेफ घोषित किया गया था, उसको लेकर सरकार ने क्या किया है अभी तक? क्या सरकार किसी हादसे का इंतजार कर रही है? फरीदाबाद का उदाहरण मैं आपको देता हूं। 177 कमरे ऐसे हैं वहां पर सरकारी स्कूलों के, जहां पर उनको अनसेफ घोषित किया गया, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया इसको लेकर। अंबाला में भी यही हाल है, चरखी दादरी में भी यही हाल है, हर जिले का यही हाल है। सरकार ने क्या किया इसको लेकर, बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जो अनसेफ बिल्डिंग है उसके अंदर क्लासेज नहीं लगनी चाहिए, और वहां पर तुरंत रूप से सुधार की आवश्यकता है। नहीं, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात को 4 से 5 साल हो गए विजयपाल जी। बात कहने से पेट नहीं भरता, जनता को एक्शन चाहिए, कार्रवाई चाहिए, सुधार चाहिए। लेकिन कितने हजारों कमरे इस टाइम 4-5 साल में बने, आप इसका भी उल्लेख कर देते, मुझे अच्छा लगता। ये ठीक है, कमी, मैं इसकी कमी से इंकार नहीं कर रहा, लेकिन जो ये कमरे, ऐसा नहीं कि कमरे नहीं बने, बहुत नए कमरे बने हैं, बड़े स्कूलों का सुधार हुआ है, और कई स्कूल तो ऐसे हुए हैं कि आप प्राइवेट स्कूल से अगर उनकी तुलना करें तो बहुत अच्छे स्कूल बने हैं। ऐसे स्कूलों में मैं भी जाना चाहूंगा, स्कूल आप जाइए ऐसे स्कूलों में। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप उदाहरण दे रहे हो, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या डबल हो गई है, उसका सिर्फ एक कारण है कि कोविड में सरकार ने यह बोल दिया था कि बिना एसएलसी बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में होगा, और पेरेंट फीस बचाने के लिए सरकारी स्कूलों में आया, क्योंकि सरकार की नीति ऐसी थी। अब उन डबल बच्चों का फायदा तभी है, विजयपाल जी मैं आपको कह देना चाहता हूं सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। उन डबल बच्चों का फायदा तभी है जब उनके अंदर शिक्षक होंगे, जब उनको पढ़ाने वाले होंगे। अगर वहां सही तरीके की सुविधाएं नहीं मिली, सही संपूर्ण तरीके से उन बच्चों को ज्ञान नहीं मिला, तो अगले साल स्कूल छोड़ करके फिर बदल जाएंगे, आपकी संख्या आपको घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, खालिद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। खालिद जी, ठीक है विजयपाल जी, ठीक है, खालिद जी अपनी कुछ बात कह रहे हैं। देखिए, मैं खुराना साहब 2-3 चीजें जो प्रवक्ताओं ने कही, मैं शुरू करता हूं अजय गुलिया जी से। जब हमने कभी भी, देखो ये संगत का असर है गुलिया साहब, ये आपकी संगत का असर है कि जब आप बात करते हैं आपसे चंडीगढ़ की, तो आप बात करते हैं कराची की, सीधा सर। एक आप मुझे आप बात बताइए, एमएसपी कौन तय करता है खुराना साहब? देश की सरकार तय करती है। उसको इंप्लीमेंट की जिम्मेवारी किसकी थी? प्रदेश सरकार की। सबसे पहले ऑफिशियली घोषणा एमएसपी को खत्म करने की किसने की? हरियाणा सरकार ने। जब हरियाणा सरकार ने बाजरे की खरीद पे यह कहा कि हम एमएसपी पे ना खरीद के 600 रुपए पर क्विंटल का किसान को बोनस देंगे, और वो 8 क्विंटल का प्रति एकड़ देंगे। आपके 1 एकड़ में आपके 10 क्विंटल हुआ, आप उसको घर ले जाइए। और कितनी बुरी स्थिति रही बाजरे की खरीद में। लेकिन हम बात कर रहे थे हरियाणा की, और आप लगातार 7 साल से 5 साल से प्योर भाजपा की सरकार थी, और तीसरा साल इनको जेजेपी के सहयोग से सरकार चल रही है। आप जो चीजें आज कह रहे हैं कि पिछले 50 साल पहले ये हुआ, देखिए 50 साल पहले तो इस देश को खड़ा करने में, अब वो चीजें गिनवाने का समय नहीं, ना उसमें डिबेट हो रही है। कांग्रेस ने हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, और देश के हर क्षेत्र में काम करके देश और प्रदेश को यहां तक पहुंचाया है। हरियाणा को नंबर 1 हरियाणा ऐसे नहीं कहा जाता था, उसमें काम हुआ था, रोजगार में उसमें काम हुआ था, किसानों के ऊपर उसमें काम हुआ था, शिक्षा के ऊपर काम हुआ था। आज विधानसभा में जो मुद्दे उठे उनका जवाब किसी भी प्रवक्ता ने नहीं दिया। विधानसभा में मुद्दा उठा शिक्षा का, खासतौर पर मेवात जिले की बात आई। वहां पे मेवात जिला, जिसके लिए, जो हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में से एक जिला है, सबसे टॉप पे है, उनमें पिछड़ा जिला नहीं है, सबसे टॉप के ऊपर है,
उस जिले के अंदर शिक्षा की बात हो रही थी। गुलिया साहब सुनिए सही, उस जिले के अंदर शिक्षा की बात हो रही थी। शिक्षा की उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां एक नीति बनाई गई थी, अलग से शिक्षा नीति मेवात जिले के लिए बनाई गई थी, जिसमें अध्यापकों को ट्रांसफर, जो वहां भर्ती होगा वो वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी भाजपा की, वो नीति आती खत्म कर दी। विधानसभा में बात हुई बेरोजगारी की, जो आप आरक्षण देने का, आप एक तरफ आरक्षण देने का ढोल बजा रहे, लेकिन रोजगार आपके पास है नहीं। आप कह रहे थे कि एक बड़ा उद्योग मारुति ऑलरेडी पहले भी हरियाणा में है, कोई नई बात नहीं है, उनको दूसरा प्लांट लगाना था। अगर सरकार को इतनी चिंता है प्रदेश के पिछड़ेपन की, तो वो प्लांट ले जाते जिला नूह के अंदर, जहां इस समय देश का सबसे पछड़ा जिला है मेवात। वहां रोजगार मिलता लोगों को, कुछ लोग अंदर रोजगार कर रहे होते, कुछ लोग बाहर रोजगार कर रहे होते। ठीक है, एक बात रहेगी। एक मुद्दा उठा, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो भाजपा उसको बड़े बड़े दिलकश अंदाज से करती है। एक मुद्दा उठा विधानसभा में, गुरुग्राम की नमाज का मसला, जो कांग्रेस के विधायकों ने उठाया। ठीक है, एक उसमें अब हम नीचे के नेताओं की क्या बात करेंगे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे चले जाते हैं, कभी एक कदम पीछे आ जाते हैं। यानी इतने सेंसिटिव मुद्दे पर, जिस देश की खूबसूरती है कि यहां अलग अलग धर्मों के लोग इतना मिलकर इतने सौहार्द से रहते हैं, हमारी संस्कृति दुनिया में जानी जाती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने क्या किया, आप क्या हासिल करेंगे? 4, 5, 10 गुंडे लाके यूपी से आप गुरुग्राम इस समय दुनिया में जाना जाता है, एक अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, लोगों को सेवाएं देने के लिए जाना जाता है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के। आप क्या करना चाहते हैं? आप एक छोटा मसला उठा के कहीं जगह जगह 4-4 गुंडे बुलाकर और अपने लोग हरियाणा को आप बदनाम करना चाहते हैं। इसका मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, हरियाणा में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में जा रहा है। लेकिन भाजपा स्टैंड नहीं ले पाती है। तो ये भाजपा का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी कई मुद्दों पर स्टैंड नहीं ले पा रही है। जिस तरीके से खालिद भाई ने मुद्दा उठाया, नमाज को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, कभी एक कदम पीछे आ जाते हैं। ये कहना कि भैया खुले में नमाज पढ़ी जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए यश भाई, मैं इनको सिलसिलेवार जिस प्रकार से इन्होंने मुझसे सवाल किए, मैं उस प्रकार से इनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बात करी एमएसपी की। इन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार तय करती है, तो भाई राजस्थान में 1100 था भाव। अगर मैं इनकी बात को बड़ी करूं, खालिद भाई की बात, गुलिया जी आपने एमएसपी को खत्म, आपने एमएसपी को खत्म करने की ऑफिशियल घोषणा एक एक करके ऑफिशियल घोषणा हरियाणा में जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है अजय गुलिया जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं तो खालिद भाई के बीच में बोला नहीं था। ठीक है अपनी बात रखिए। ठीक है अजय गुलिया जी अपनी बात रखिए। ठीक है, मैंने तो यश भाई कराची का जिक्र नहीं किया, क्योंकि खालिद भाई को हो सकता है ज्यादा प्यार हो कराची से, तो कराची ये गए, मैं तो नहीं गया कराची ये गए, क्योंकि इनको ज्यादा प्यार कराची से होगा, इनको ज्यादा प्यार इटली से होगा। ठीक है अजय गुलिया जी मुद्दे पर आइए। ठीक है, हरियाणा की बात करूंगा, ये संगत का सर बात करूंगा, मैं अपने देश की बात करूंगा। ये संगत का सर है। नहीं, संगत आपके कह देने से थोड़ी होगा। अजय गुलिया जी मुद्दे पर आइए। ठीक है, मुद्दे पर आइए। नहीं, इसमें क्या गलत कहा मुख्यमंत्री महोदय ने कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी? मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि हमने जगह चिन्हित की है। मुख्यमंत्री ने 2 सेंट क्यों लिए उसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हमने जगह चिन्हित कर दी है, प्रशासन उसको देख रहा है। बराबर है, नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हम उसको देख रहे हैं और हमने जगह चिन्हित कर दी है। लेकिन आपने 2 दिन बाद कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस जिले के अंदर जितनी जगह दबी हुई है, खुराना साहब, इस जिले के अंदर करीब गुड़गांव शहर के अंदर 84 जगह ऐसी दबी हुई है जहां पे 84 मस्जिदें बन सकती है। वक़्फ़ की जमीन सरकार उसको खाली कराए। ठीक है, सरकार उसको खाली कराए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय गुलिया जी अपनी बात रखिए। ठीक है यश भाई, देखिए मैं एक चीज मानता हूं, जब इस देश के अंदर सभी धर्मों को एक समान अधिकार है, सभी धर्मों का बराबर से अधिकार है। मैं ये मानता हूं कि हम कोई किसी भी धर्म से हो, मैं सभी धर्म का मान सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं, और हमारी पार्टी की सोच है कि सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। जब लोग मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, तो ये नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें किस लिए हैं? ये इसीलिए ना, किसी की धार्मिक भावनाएं आप पूछ लीजिए, खाली करा दीजिए वक़्फ़ की जमीन गुड़गांव। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, नमाज पढ़े ना। हम सवाल आपसे करते हैं, खाली करा दीजिए गुड़गांव में वक़्फ़ की जमीन। खालिद जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खालिद जी क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि इस प्रकार के अराजक तत्वों को छूट दी जाए? वो छूट अराजक तत्व वो नहीं है, अराजक तत्व वो है गुलिया जी, जिनको आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाके गुड़गांव में छोड़ देते हैं। आपके टीवी
गुंडागर्दी करने के लिए। अराजकता तो वो है, मात्र 5 से 7 मिनट की नमाज होती है। हम कहते हैं बिल्कुल सही जगह पे पढ़ी जानी चाहिए, खुले में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं, इस्लाम धर्म यह कहता है कि नमाज जहां किसी को दिक्कत है वहां नमाज नहीं होगी। आप खाली करा दीजिए वक्फ की जमीनें गुड़गांव की, खाली करा दीजिए। आपकी सरकार है, जो आप लोगों ने जमीनें दबवा के रखी है वक्फ बोर्ड की, उनको खाली करा दीजिए। वो लोग अपनी नमाज पढ़ेंगे उसमें, वो लोग अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो सत्ता हासिल होती है। आपसे उसको सत्ता मिलती है, आप वो करेंगे नहीं। कांग्रेस की सरकार में कहां थे आप लोग? मैंने इसलिए कहा आपसे, मैंने आपसे इसलिए कहा कि बात करेंगे हिंदुस्तान की, बात करेंगे हरियाणा की, बात करेंगे, आप बात करेंगे न्यूयॉर्क की। ठीक है, आज की बात करिए हरियाणा में, आज क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह से भाईचारे बिगाड़ रहे हैं, आज की बात करिए गुलिया जी। यश भाई आप एक चीज समझें, आप ये समझें कि इसकी सोच किस प्रकार की है कि अगर मारुति का कोई नया प्लांट खरखोदा में आता है तो इनको आपत्ति है उस बात से। अरे वो तो कंपनी तय करेगी, हरियाणा सरकार तो सुविधाएं मुहैया नहीं करती। सरकार को जमीन देनी होती है, सरकार को जमीन देनी होती है गुलिया जी, जमीन सरकार को देनी होती है। और 400-500 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की हुई है रेवासन के अंदर। आप जाइए जिला नूह के अंदर, जमीन एक्वायर हो चुकी है, वो जमीन क्यों नहीं दी गई? ठीक है, ओंकार जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है ओंकार जी, लुटवा दे रॉबर्ट वाड्रा के। हाँ ठीक है अजय गुजराल जी, ठीक है, तथ्य नहीं तो आप करते रहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। ठीक है ओंकार जी अपनी बात, व्यक्तिगत चीजें मत करिए, आप व्यक्तिगत चीजों का जवाब, ठीक है, आप व्यक्तिगत चीजों का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है खालिद भाई, जवाब ये नहीं दे सकते। ठीक है खालिद भाई, सरकार को गाली देकर, मौजूदा सरकार को गालियां देकर 10 विधायक जिता के लाए तो सरकारी बोर्ड में क्यों बैठे, इसका जवाब दीजिए हरियाणा का। ठीक है ओंकार जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है ओंकार जी अपनी बात रखिए। खुराना जी कृपया हमें भी पूरा समय दीजिएगा, बहुत मेहरबानी अपनी बात रखिए। मेरे 4 बिंदु है मुख्य। पहले तो मैं अमित नेहरा जी की उस बात का समर्थन करता हूं जो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने भी बोली कि धन्यवाद प्रस्ताव का अब कोई महत्व नहीं रह गया, इसको उसमें से बाहर निकालना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव को रद्द करना चाहिए। और दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली तो मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा वालों का भी बहुत योगदान रहा है। हरियाणा के बहुत किसान सीमा पर बैठे रहे हैं। इसके बाद में आता हूं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें अच्छे नागरिक बनाने में बहुत भूमिका अदा करते हैं, लेकिन बहुत अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही उद्योगीकरण हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में 8770 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं और सरकारी स्कूलों में मेरे भाई अभी अजय गुलिया जी बोल रहे, वो अहलुवालिया जी बोल रहे थे कि सरकारी स्कूलों में भर्ती बढ़ी है। इसका कारण ये है क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास एडमिशन फीस, वार्षिक शुल्क और महीने का शुल्क देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में लेके आए। अगर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य 2 क्षेत्र अगर अच्छे से कर दिए जाएं तो अच्छे नागरिक भी बनेंगे, प्रदेश तरक्की भी करेगा। और मेरा तो ये भी कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपड़ासी है, चपड़ासी से लेकर डीसी, एसपी, राष्ट्रपति तक के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, ताकि सरकारी स्कूलों के हालात सुधरे। अब मैं एक मुख्य बिंदु पर आऊंगा। इस मामले में मैं अपने भाई खालिद के साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं नमाज खुले में नहीं होनी चाहिए और अनिल विज भी ऐसी बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज ये नमाज की बात कर रहे हैं, कल को गुरुद्वारे के बाहर हम लंगर लगाते हैं, लंगर बाहर सड़क पर लगाते हैं। और कई बार हमें नगर कीर्तन वगैरह में दरबार साहब, गुरु ग्रंथ साहब जी को भी खुले में स्थापित करना पड़ता है। आज अगर मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं नमाज खुले में नहीं होगी, कल को सिख भाइयों को भी बोलेंगे। ये पार्टी बीजेपी, जेजेपी ये नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में बिल्कुल स्पष्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अनुसरण करने की, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। ये किस राइट के साथ कह रहे हैं कि नमाज खुले में नहीं होनी चाहिए? अगर आज ये नमाज के बारे में बोल रहे हैं
कल को हमारे गुरुद्वारों के बारे में भी बोलेंगे कि लंगर बाहर खुले में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत व्यवस्था है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है उसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ये कहना भी गलत है और अनिल विज का कहना भी गलत है कि नमाज खुले में नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। प्रत्येक धर्म को अपने धर्म को शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। तरीके से आप कंक्लूजन यहाँ पर रखना चाहेंगे कि क्या महत्वपूर्ण आगामी दिनों में होना चाहिए जिसमें जनता का सरोकार झलकता हो, जिसमें प्रदेश की बात हो, जिसमें प्रदेश के लोगों की बात हो, जिसमें लोकतंत्र की बात हो? देखिए यश, पहले तो एक किसानी जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें क्या है कि सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। जो FIR वगैरह है वो तुरंत प्रभाव से रद्द कर देनी चाहिए ताकि किसानों को भी ये लगे कि हाँ सरकार तुम्हारे भले के लिए काम कर रही है। और आगे भी ये सबक लेना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे इस तरह के मुकदमे दर्ज नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे 35,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए एक साल में, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। इससे थानों का भी काम बढ़ता है, अदालतों का भी काम बढ़ता है, पीड़ित भी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, छोटी छोटी बात पे देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए गए आंदोलन के दौरान। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार को पता था कि ये सारी चीज वापस होनी है क्योंकि ये जन आंदोलन था, कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। पहली बात तो ये एक तो इसका पटाक्षेप होना चाहिए जल्दी से जल्दी इस अध्याय का, जो बीत गया वो बीत गया। दूसरी बात, शिक्षा जो एक हमें संपूर्ण मनुष्य बनाती है। तो देखिए इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है यस, कि सरकारी शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए और इनको हतोत्साहित कैसे किया जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर सरकार ये चाहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर ऊपर उठे और बच्चे यहाँ पे आकर्षित हो, तो जिस तरह से सरकार ने नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 5% की एक वो दिया ना, 5% देती है सरकार कि जिस उम्मीदवार का परिवार का कोई सदस्य है सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसको 5% एक्स्ट्रा देते हैं ये वेटेज चयन में। तो ये अगर कह दें कि हाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ छात्र होगा, जो कैंडिडेट होगा, तो 5% उसके भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि सरकारी नौकरियां जो करने वाले हैं बच्चे, जिनकी इच्छा है, उनका रुझान बढ़ेगा सरकारी स्कूलों की तरफ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पार्टीबाजी से अलग, 2002 में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो सुशांत लोक गुड़गांव में उन्होंने एक स्कूल खोला था, संस्कृति मॉडल स्कूल उसका नाम रखा गया था। सरकारी स्कूल था और पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था गुड़गांव का सरकारी। उसमें उन्होंने ये किया था, निर्देश दिए थे जिला प्रशासन को कि यहाँ पे जो सबसे अच्छे शिक्षक हैं जिले में, सबसे अच्छे जो मैथ के टीचर हैं, सबसे अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, संस्कृत के टीचर हैं, उनकी नियुक्ति यहाँ पे की जाए। तो उसका असर ये हुआ था कि वहां पे सिफारिशें लगती थी वहां पे एडमिशन करवाने के लिए, संस्कृति मॉडल स्कूल। और उस जो उद्घाटन हुआ था, मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित था उस उद्घाटन में, तो उन्होंने ये घोषणा की थी, हम इस तरह के जो स्कूल हैं वो धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खोलेंगे और उसके बाद तहसील स्तर पे खोलेंगे और धीरे धीरे क्वालिटी जो है उसको सुधारेंगे। तो इस तरह की पहल हो सकती है। उसमें क्या होगा कि जब अच्छी क्वालिटी मिलेगी और वेटेज मिलेगी नौकरियों में, तो ये जो उद्योगीकरण है ये रुक जाएगा। और इसके बाद क्या है कि आगे जो इंडस्ट्री की बात है, भाई मेरा तो यही कहना है कि पक्ष और विपक्ष, भाई सत्ता पक्ष है और विपक्ष, इनको तो ये करना ही चाहिए कि हम मिलके कैसे प्रदेश को आगे लेके जाएं, क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री है और जो ये कंप्यूटर वाली जो है ना आईटी इंडस्ट्री, इसमें ज्यादा जमीन वगैरह की भी जरूरत नहीं होती और सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, पैसा भी अच्छा आता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा इसको हरियाणा में कैसे लेके आए निवेश, इस पे मिलजुल के काम करें तो बेहतर होगा और यही हरियाणा के हित में होगा। जी विजयपाल जी, छात्र आज इस बात को लेकर भी परेशान है कि एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। एचपीएससी में जो घोटाला हुआ उसको लेकर छात्र तो और ज्यादा हतोत्साहित हो गए हैं। सरकार पर विश्वास जैसी बात रही नहीं है अब कोई, सरकार पर विश्वास भी है। सरकार के सिस्टम में पारदर्शिता कब आएगी, छात्र आज ये सवाल पूछ रहे हैं। काम में पारदर्शिता है, इसीलिए ये सारी कार्रवाई हुई। पहले की सरकारें कार्रवाई नहीं करती थी। आज सरकार के अंदर पूरा युवा सरकार के अंदर पूरा विश्वास रख रहा है। आज नौकरी पारदर्शिता दी जा रही है
और पारदर्शिता के तहत जो भी गलत काम करेगा उसको विजयपाल जी, कौन सी पारदर्शिता है कि आपके सिस्टम में भ्रष्टाचारी बैठे हैं, आपको पता ही नहीं होता, और यहाँ पर एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने से आप ये समझ रहे हैं कि पूरे नेक्सस का खुलासा हो गया क्या? आप एक दूसरे की अपोजिशन बात कर रहे हैं, हमने उनको पकड़ा है। हम पारदर्शिता चाहते हैं कि योग्य बच्चे मेरिट के आधार पर आए। आज गांव का गरीब बच्चा, आज गांव का पढ़ने वाला बच्चा बड़ा ऋणी रहेगा हरियाणा का, आप लोगों ने पकड़ लिया है, बड़ा आपका ऋणी रहेगा हरियाणा। कमाल करते हो आप लोग, आपके डिपार्टमेंट के आपके सरकारी जो अरे आपको यही तो मैं बताना जो बोर्ड आपकी भर्तियां कर रहा है उसके अधिकारी आप पॉजिटिव बात को नेगेटिव न रखो। हमने आप सुनने की कोशिश कीजिए। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ आपको कि निश्चित रूप से इस सरकार ने हरियाणा के लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। आज गरीब का बच्चा जो मजदूरी करता था आज वो नौकर लगा है। आप गांव में जाकर सर्वे के लिए आज गांव के युवाओं का इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है। हमने चोरों को पकड़ा है और आगे भी पकड़ेंगे जो गलत काम करेगा। हम इसके अंदर रुकने वाले ठीक है, लेकिन इस बात को स्वीकारना होगा, आज प्रदेश का युवा सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा है, सरकार के सिस्टम पर विश्वास नहीं कर रहा है, इस बात को आप स्वीकारिए। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर राजनीति कर रहा है विपक्ष सुधारात्मक के ऊपर जब राजनीति करता है। लेकिन जो छात्र फतेहाबाद में, रतिया में, नीलोखेड़ी में सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ कि पारदर्शिता बेहतर हो, वो उसका क्या जवाब देंगे आप? राजनीति करना उनका हाथ है। ठीक है विजयपाल जी, आपकी इस बात से प्रदेश के छात्रों का पेट नहीं भरने वाला, इस बात को समझिए। सिस्टम बेहतर चाहिए, सिस्टम में सुधार चाहिए, सिस्टम में पारदर्शिता चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण और खास ये चर्चा रही, जिस तरह से आज प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कई मुद्दों को लेकर वाद विवाद हुआ, लेकिन जरूरी है मुद्दे उठे और मुद्दों का जवाब मिले, सही तरीके से मिले, जिससे विपक्ष भी सहमत हो और प्रदेश का युवा भी और प्रदेश का प्रत्येक वर्ग भी। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।